नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। आज का वीडियो तेरापंथ विशेष। सोशल मीडिया से एक क्लिप कुछ दिन पहले आई थी, मुझे नहीं मालूम वो क्लिप कितनी पुरानी है, लेकिन उस क्लिप में जो बातें कही गई है वो बातें बड़ी शानदार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस क्लिप को न सिर्फ तेरापंथ समाज के लोग बल्कि जैन समाज और अन्य समाज के लोग भी सुने। विसंगतियों पर प्रहार है, सभा संस्थाओं में मोमेंटो संस्कृति चलती है, किस तरह से वीआईपी कल्चर चलता है, सोफा संस्कृति चलती है, नाम की भूख चलती है, उस पर प्रहार है। लेकिन हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार है इसलिए हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। हमारा मकसद ये है कि तेरापंथ धर्म संघ के सुवक्ता युवा मुनि कुमार सरमन जी ने जहाँ इतनी अच्छी बातें कही है, कुछ सवाल हमारे उनसे भी बनते हैं, क्योंकि कई बार लोग बातें तो बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन जहाँ उनको अपने परिवेश में, अपने कुनबे में करना होता है, वहाँ वो नहीं कर पाते और सवाल तब होते हैं। तो चलिए चलते हैं कुमार सरमन जी की उस तकरीर को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास आई है, हम आपको सुनाते हैं। अच्छी बातें बार बार सुननी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें बोलते हैं और संत के परिधान में हैं, उनसे सवाल भी करना चाहिए कि ये इतनी अच्छी बातें अगर आप अपने कुनबे में, अपने परिवेश में भी लागू कर लेते तो फिर आपकी बातों का वजन बढ़ जाता और शायद आपने जिन लोगों के लिए कहा है वो भी कहीं न कहीं उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते। तो चलिए सुनते हैं, आपको सुनाते हैं, और उसके बाद जहाँ पर भी सवाल उनके लिए जाने चाहिए वो सवाल भी हम बड़ी विनम्रता के साथ उनसे करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूँगा कि मेरे सवाल आप अगर सुन लें तो फिर उन तक पहुँचाएँ। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है सब कुछ उनके पास पहुँचता है, सब कुछ उन्हें पता रहता है। तो कुमार सरमन जी की इस तकरीर को मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या करना है, फ्री में खिलाना है, मोमेंटो देना है, आखिर निष्पत्ति क्या? शाम को सब अपने अपने घर। जो साधु साध्वियां वो खुश कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, अध्यक्ष मंत्री वो खुश हमारी फोटो आ गई, लोग खुश मुफ्त में जाना आना हो गया। आप यदि नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता? यदि आपको कार्यकर्ता सम्मेलन करना है तो हर गांव गांव जाकर के उन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें जो नहीं आते हैं। तो आप सभा भवन में जाएं, 1 घंटे का कार्यक्रम करें, किसको क्या इतराज है? तो यदि इन कार्यक्रमों का अल्पीकरण नहीं किया गया तो कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले लोग ऊब जाएं कि ये रोज रोज का क्या एक तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। युवा पीढ़ी आती है साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए। अभी एनआरआई समिट हो रहा था तो एक व्यक्ति जो गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है उसने पूछा कि महाराज युवा पीढ़ी आना नहीं चाहती, इसका क्या उपाय है? मैं कहा आना चाहती है। कौन कहता आना नहीं चाहती? वो आना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि माँ बाप उसे लाना नहीं जानते। संडे को लेके आते हैं और संडे को ऑलरेडी 2000 की पब्लिक है। यदि मैं एक एक आदमी को 1 मिनट भी टाइम दूं तो सुबह के 6 बज जाएंगे। तो क्यों नहीं उन्हें बाकी दिन में लाया जाए? और यदि संडे को लाया जाता है तो उस दिन कभी सभा का प्रोग्राम होता है, उसमें वो उसको मोमेंटो दे रहा है, ये इसको मोमेंटो दे रहा है, वो भाषण, ये भाषण, वो भाषण, तो वो बेचारा ऊब के चला जाता है। 2-3 संडे बाद मम्मी जबरदस्ती पकड़ के लाती है, उस दिन महिला मंडल या युवक परिषद का प्रोग्राम होता है। तो वो फिर क्या करता है, मां को सभा भवन में ड्रॉप करके चला जाता है। प्रवचन पूरा हो तो एक कॉल कर देना, आके पिकअप करके घर आ जाता है। कुमार सरमन जी युवा पीढ़ी को माँ बाप पकड़ करके लाते हैं
आपने ये सच कह दिया। इसका मतलब साफ है, आपके पास युवा पीढ़ी आए ऐसा कोई आकर्षण, ऐसा कोई प्रभाव आपके पास नहीं है। आप ये कहते हैं कि साधु संतों के साथ उन्हें समय मिले, इस रूप में उन्हें लाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कुमार शर्मन जी, जो लोग आपके प्रवचन, आपके का मतलब आपके कुनबे से बात कर रहा हूँ, तेरापंथ समाज के साधु संत आचार्य, उन सब की बात कर रहा हूँ, उनके प्रवचन को सुनते हैं, वे अक्सर ये कहते हैं कि हम आते हैं, आना पड़ता है। कई बार लोग मुंह दिखाने के लिए आते हैं, कई बार लोग अपने परिवार के बड़े हो रहे बच्चों की शादी विवाह के लिए आते हैं। सच्चाई यह है कुमार शर्मन जी, आप लोगों के प्रवचन में ऐसा कोई प्रभाव, ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। मेरा एक सवाल है, बड़ा जायज सवाल है, युवा पीढ़ी आपके पास क्यों आए? आपके पास ऐसा कौन सा मोटिवेशन है? युवा पीढ़ी के लिए करियर ओरिएंटेड कोई सामाजिक रूप से ऐसे कोई प्रोग्राम जहां आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें समझाते हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम? आज का दौर स्ट्रेस का दौर है, कंपटीशन का दौर है, युवा पीढ़ी भी बड़ी स्ट्रेस में रहती है। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा समाधान है जिसे सहजता के साथ प्रवचन के माध्यम से युवा पीढ़ी की एनर्जी को बूस्ट किया जा सके? माफ कीजिएगा, नहीं है। इसलिए युवा पीढ़ी आपके पास आना नहीं चाहती, और जो आती है उसमें से अधिकांश हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपरा है, बड़े बुजुर्ग लाते हैं तो उन्हें आना पड़ता है। और अगर वो आपके परिवेश को थोड़ा गंभीरता से देख ले तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके लिए आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय राजनीति के। हाँ, राजनीति की शिक्षा दीक्षा अगर किसी को लेनी हो तो मुझे लगता है सियासत में जो राजनीति नेता करते हैं उससे बड़ी राजनीति की क्लासेस आपके यहाँ से मिल सकती है। वो शिक्षा, वो दीक्षा मिल सकती है, किसको उठाना, किसको गिराना, लोकतांत्रिक तरीके से जनता का बहुमत, जनता का मान लेकर के, जनता का मन जीत करके भी अगर कोई आ जाए उसके बाद भी आप उसे दरकिनार कर सकते हैं, और कहीं बात इतनी लग जाए तो उसे समाज से भी निष्कासित किया जा सकता है। क्या यह सीखने के लिए युवा पीढ़ी आपके पास आए? क्यों आए? यह सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है। चलिए आपकी आगे की तकरीर को सुनते हैं, क्योंकि सवाल वहाँ पर इससे भी बड़े बनने वाले हैं। ये वस्तु स्थिति है। इसके लिए आप लोगों को करना होगा कि साधु साध्वियों के व्याख्यान के लिए ज्यादा समय दे, ताकि युवा पीढ़ी जुड़ सके, और हो तो उन्हें साधु संतों से बातचीत के लिए बुलाएं। वे यदि बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो उनका अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो ये जो समस्या है इसका भी कुछ हद तक समाधान हो सकता है। इसी प्रकार एक समस्या आती है नाम की समस्या। एक कार्यक्रम हुआ, नाम किसका लगाएं? अध्यक्ष बोलता है मेरा नाम तो आएगा ही, मंत्री बोलता है मेरा नाम, कार्यक्रम का संयोजक मैं कहाँ जाऊंगा तो उसका नाम, फिर अखिल भारतीय के यदि तत्वावधान में हो तो उनके अध्यक्ष मंत्री का नाम, उसके संयोजक का नाम, नीचे 8 नाम आ जाते हैं। और वो 8 नाम देखते हैं तो पीछे 28 के मन में आता है हम भी अध्यक्ष मंत्री बने, चुनाव लड़ेंगे, अगली बार हमारा भी नाम आएगा। तो आचार्य प्रवर्ग ने नई धाराएं बना दी कि कोई भी कार्ड छपाने की जरूरत ही नहीं है। कार्ड क्या छपाना, आजकल तो व्हाट्सएप पे सारे समाचार मिलते हैं, तो व्हाट्सएप पे सूचना दे दो, एसएमएस कर दो, कार्ड छपाने की क्या जरूरत है। तो चतुर्मास का कोई कार्ड आजकल नहीं छपता, न कोई पोस्टर छपते हैं, न पोस्टर लगाने की जरूरत
और यदि संपर्क सूत्र देना है तो केवल मोबाइल नंबर दे दे, नाम न दे। नाम के बिना तो मजा नहीं आएगा। एक बार हमने कर दिया था कि सर्टिफिकेट पे नाम नहीं आएगा, तो आदमी बोला कि इसकी वैल्यू ही नहीं है। मैं कहा, अभी आप अपनी संस्था का सील लगा दो, रबर स्टैंप की वैल्यू तो और ज्यादा है, तो फिर क्या करें? फिर अपने हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा। हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो हस्ताक्षर में एकदम जमा करके नाम लिखा ताकि उसका नाम पढ़ने में आ जाए। तो ये नाम की समस्या, पद की समस्या, इनसे ऊपर उठना होगा। इस समस्या का समाधान आप लोगों को खुद को ढूंढना होगा। अदरवाइज ये भी कैंसर जैसी बीमारी है। मोदी जी जब भाषण में जाकर के कहते हैं कि छपास और दिखास की बीमारी से बचो अपने सांसदों को, तो वो बात तो हमारे यहां भी लागू है। सभी अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी इस बीमारी से बचने का अभ्यास करें तो धर्म संघ की ज्यादा सेवा हो सकेगी। कभी कभी क्या होता है कि अध्यक्ष मंत्री बनने के बाद या महासभा की कार्य समिति में आने के बाद एक वीआईपी सिंड्रोम पैदा होता है, लाल बत्ती कल्चर। महासभा, युवक परिषद, केंद्रीय संस्थाएं जो भी होगी, तो देखा होगा आप लोगों ने, मैंने तो देखा, एटलीस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मर्यादा महोत्सव के समय में आगे एक बड़ी सी जगह उनके लिए आरक्षित होगी। 1 घंटा लेट आएंगे और सबसे आगे आकर के बैठ जाओ, विशिष्ट अतिथि। आचार्य श्री के प्रवचन में आप अतिथि कैसे हो गए? आप अतिथि हो उनके भोजनशाला में, आप अतिथि हो उनकी धर्मशाला में। मेरा प्रवचन हो रहा है और आप विशिष्ट अतिथि, आगे आके कुर्सी पे बैठ गए, पीछे से आए कुर्सी पे बैठ गए। ये कहां तक उचित है? जो आया, जिस नंबर पे आओ, बैठ जाओ, प्रवचन सुनना है, आपका कार्यक्रम है, आप आगे बैठे, ठीक है। अब एक क्षेत्र है, नाम नहीं लूंगा, वहां पे 10 तो सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और 5 या 7 उनके ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं। वहां कार्यक्रम होता है तो 15 कुर्सियां स्टेज पे लगनी जरूरी है। तो आचार्य ने स्टेज पे बैठना बंद करवा दिया, तो फर्स्ट रो में उनका सोफा लगेगा और पीछे ऑर्डिनरी कुर्सी लगेगी। क्यों भाई? उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कि गद्दा चाहिए। आम आदमी बैठ सकता है तो वो क्यों नहीं बैठ सकता? जब एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री की लाल बत्ती उतर सकती है तो हमारी क्यों नहीं हट सकती? जब धारा 370 के प्रावधान बदल सकते हैं तो यह सब क्यों नहीं बदल सकता? क्या खूब कहा साहब। एमपी, सांसद, मंत्री की लाल बत्ती की गाड़ी हट सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं हट सकती? कुमार शर्मन जी, आपकी तो नहीं हट सकती। आपने पदाधिकारियों के वीआईपी कल्चर पर, सोफा संस्कृति पर जो बातें कही, उस पर मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि समाज की विसंगति है, इसका सुधार होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सुधार आपके कुनबे में होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, आप तो संत है ना? इस संसार का राग रस सब छोड़ करके बने हैं, कहां छूटा है? क्या जरूरत है जब आप लोग पद विहार करते हैं तब आपके पद विहार में गाजे बाजे बजे? क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं है? वो नहीं छूटना चाहिए। आपको पदाधिकारियों का वीआईपी कल्चर दिखता है, लेकिन आपको अपना वीआईपी कल्चर नहीं दिखता। आप लोगों की जो गोचरी होती है उसमें जितना आडंबर किया जाता है, वो वीआईपी कल्चर क्यों? ये मत कहिएगा कि समाज के लोग कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। समाज के लोग आपकी इजाजत के बिना एक कदम आगे नहीं रख सकते। तभी करते हैं जब आपकी इच्छा होती है, आप चाहते हैं। पदयात्रा में इतना बड़ा काफिला चलता है, पहले अहिंसा यात्रा हुई, कितना बड़ा काफिला चलता था, बहुत सारे सवाल हुए, यह कैसी अहिंसा यात्रा जिसमें इतनी हिंसा हो रही है? क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं है? एक और बड़ी बात, आचार्य जी स्टेट ऑनर क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्या जरूरत है राज की अतिथि बनकर के पदयात्रा करने की? ये सारे सवाल आपके कुनबे के लिए हैं। वीआईपी कल्चर, सोफा संस्कृति, पदाधिकारियों पर बोलने से पहले आपको अपना कल्चर
सुधारना चाहिए। पदाधिकारी ये ग्रस्त हैं, इन्होंने संसार का राग रस छोड़ा नहीं है, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके सपने हैं। और एक और कड़वा सच बता रहा हूं, नाम पर आप जितना बोल रहे हैं, आपकी बातें अच्छी है, वाजिब है, लेकिन कड़वा सच सुनिए। ये जितनी भीड़ आपके पास है, आपके सामने है, उसमें से कुछ अपवाद को छोड़कर अधिकांश भीड़ इसी नाम के लिए है। अगर आपने नाम की पट्टी लगवानी बंद कर दी, ये भीड़ खत्म हो जाएगी, नहीं दिखेगी। हाँ, ये तब हो सकता है जब आप अपना वीआईपी कल्चर छोड़ दें। उससे समाज के लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। आपका वीआईपी कल्चर जारी, समाज के पदाधिकारियों पर वीआईपी कल्चर पर आपने इतनी अच्छी बातें कही, ये बिल्कुल ऐसा लगा है मुझे कुमार शर्मन जी, जैसे जब चुनावी मौसम होता है ना, तो अलग अलग पार्टी के नेता आते हैं, उन्हें वोट लेने होते हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने लुभावनी बातें करते हैं, वो बिल्कुल अपनी इमेज की पॉलिशिंग होती है। माफ कीजिएगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? आपका नाम भी चर्चा में है, लेकिन बात अटकती है। और शायद अटकना तब बंद कर दे जब आप जो कहते हैं वो करना शुरू कर दो। धर्म संघ के लिए, समाज के लिए, पदाधिकारियों पर आपने जितनी बातें कही, ये पदाधिकारी आप लोगों की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। मूल जड़ आप लोग हैं। सभा संस्थाओं में भी तो कोई ना कोई प्रभारी मुनि होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती? आपने कार्यक्रमों की इतनी भीड़ के लिए बात कही, तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पदाधिकारी जहां जहां आध्यात्मिक पथिकों का समागम होता है, आप लोगों से इजाजत करके ही करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी इन बातों से मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति तब है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। और जब संत समाज कहता कुछ और करता कुछ ऐसा दिखे, तो साहब सवाल होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने कुनबे में वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए। आपके कुनबे की जो सोफा संस्कृति है, दूसरे रूप में उसे समझिएगा, उसे खत्म कीजिए। सोफा संस्कृति का मतलब सुविधावादी संस्कृति, उसे खत्म कीजिए। और आप लोगों के अंदर जो नाम, पद, प्रतिष्ठा की जो भूख है, पहले उस पर विराम लगाइए। पदाधिकारी आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी कार्यप्रणाली को जिस रूप में देखेंगे, वह स्वतः उसी रूप में अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे। यह कुदरत का नियम है कि जैसे बड़े चलते हैं, उसके पीछे छोटे चलते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी समाज को मार्गदर्शन देने की, उपदेश देने की, लेकिन जो उपदेश आप दे रहे हैं, वो उपदेश सबसे पहले अपने जीवन में समायोजित करने की है। जब तक आप अपने जीवन में उस रूप से उतरते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक आपके ये प्रवचन शब्दों से अच्छे लगेंगे, प्रभावी नहीं बनेंगे। मैं मानता हूं कि आपके इस प्रवचन को कोई दूसरे समाज का व्यक्ति अगर सुनेगा, वो कई बार वाह वाह करेगा कि क्या क्रांतिकारी संत हैं, समाज की विसंगतियों पर कितना शानदार बोलते हैं। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि ये सिर्फ बोलते ही हैं, वैसा करते नहीं, तब फिर क्या कहेगा? इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि लोग ये न कहें हम तो आपके घर के हैं, हमने कह दिया, क्योंकि जो देखा वो कहा।
आप अपनी कार्यप्रणाली को, आपसे मतलब आपके कुनबे से है, आपके कुनबे की कार्यप्रणाली को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। वीआईपी कल्चर पहले आप अपना छोड़ दीजिए। और ये जो राजकीय अतिथि है ना, इसमें भी एक बड़ा कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि सरकारें खुद चला करके देती है, कई जगह तो आप लोगों को बड़ी फील्डिंग करनी पड़ती है। आप लोगों को मतलब जिन पदाधिकारियों पर आप बोलते हैं, उन्हीं पदाधिकारियों को बड़ी फील्डिंग करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि सरकारें बड़े चाव से, बड़ी आओ भगत से आपको आकर के देती है। तो आपने जितना कहा कड़वा सच कहा, लेकिन मेरा कड़वा सच आपसे ज़्यादा भारी हो सकता है, क्योंकि वो आप पर है। और इसलिए अगर मेरी कड़वी बातें कहीं आपको, आपके कुनबे को, आपके अंधभक्त श्रद्धालुओं को कहीं अगर तकलीफ दे तो माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद दिल पर आघात करना नहीं, विसंगतियों पर प्रहार करना है। और मैंने भी आपकी विसंगतियों पर सवाल किए हैं। वैसे मुझे आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। बस आप करना भी उसी रूप से शुरू कर दो, फिर आप वाकई में हमें बहुत अच्छे लगोगे।